तो आज से ट्रायंगल अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सीक्वेंस हम जो रखने वाले हैं, पहले अपन ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे ना, ट्रिग्नोमेट्री क्योंकि बार बार हो चुका है तो बहुत ज्यादा भी हो जाएगा। ट्रायंगल, इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उसके बाद हम अपना ट्रायंगल कोऑर्डिनेट, फिर एक बार ट्रिग्नोमेट्री एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल के अंदर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज एक बार तो पढ़ा है, क्या है ट्रायंगल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट? अच्छा, कौन कौन से टॉपिक है ट्रायंगल के अंदर? सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया, ठीक है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये सबसे पहली चीज है जो इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा बार पूछी जाती है ना। इसका प्रूफ भी हर बार आता है, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि कुछ सवालों में कॉन्ग्रुएंस भी यूज होगा, है ना। कई कई क्वेश्चंस में हमें कॉन्ग्रुएंस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है? हाँ, मतलब दो ऐसे ट्रायंगल्स जो बिल्कुल हम बोल सकते हैं कि तीनों के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है, तो वो हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और ये हमारे पास इस तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉन्ग्रुएंट के जो क्राइटेरियाज हैं वो हमारे पास टोटल 4 क्राइटेरियाज है। नंबर 1 SAS क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड। नंबर 2 ASA क्राइटेरिया। नंबर 3 SSS। और नंबर 4 RHS, ठीक है। SAS थोड़ा सा बोल सकते हैं कि स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है कि भाई ये तभी अप्लाई होता है जब एंगल दोनों साइड के बीच में आता हो, ठीक है। यानी कि हम यहां से बोले कि ये साइड अगर इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, तो इन दोनों के बीच में आने वाला एंगल अगर ये आपस में सेम हो गया तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। लेकिन एसएस सिर्फ तभी अप्लाई होगा जब एंगल दोनों के बीच में आ रहा हो, ठीक है। AFA का मतलब है एंगल साइड एंगल, लेकिन ये थोड़ा सा बोल सकते हैं कि एडजस्टेबल है ना। यहां पर ये इसका मीनिंग तो यही है कि भाई दो एंगल हो और उनको जोड़ने वाली साइड, अगर दो ट्रायंगल्स के दो एंगल उनको जोड़ने वाली साइड आपस में सेम है, इक्वल है, तो ये ASA क्राइटेरिया लगेगा। लेकिन एडजस्टेबल इसलिए भी ये है क्योंकि हमें पता है कि अगर दो एंगल्स बराबर हैं तो तीसरा वाला एंगल अपने आप ही बराबर हो जाएगा दोनों ट्रायंगल का। क्यों हो जाएगा? रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो अगर बाय डिफॉल्ट हमको ऐसा नहीं भी देता, ये वाला एंगल इक्वल दे देता, ठीक है, और ये वाला एंगल इक्वल दे देता, ये वाली साइड बराबर दे देता, तो हमें पता है कि ये एंगल अपने आप इक्वल होगा, तो हमारा ASA एप्लीकेबल हो जाता। तो ASA एडजस्टेबल है कि भाई कोई भी दो एंगल और एक साइड दो ट्रायंगल्स में अगर इक्वल है तो हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। एसएसएस में कुछ कंफ्यूजन का स्टेट नहीं होता क्योंकि तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स को देख रहे हैं, तो तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर दोनों ट्रायंगल की इक्वल है तो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। और फोर्थ थोड़ा सा स्पेशल कैटेगरी के ट्रायंगल में अप्लाई हो रहा है जो कि है राइट एंगल, ठीक है। ये सब में नहीं अप्लाई होगा, केवल राइट एंगल ट्रायंगल में होगा। दो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर उनके हाइपोटेनस इक्वल लेंथ के हैं, हाइपोटेनस के अलावा को दो साइड है, एक को बेस बोलते हैं, एक को हाइट बोलते हैं, तो कोई भी या तो दोनों की हाइट सेम हो या दोनों के बेस सेम हो तो ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये हमारे 4 क्राइटेरिया है जो हम यहाँ पर देखते हैं। बात सिमिलैरिटी की आती है तो यहां पर इक्वल नहीं बात करते, यहां पर रेशियो की बात करते हैं कि दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर होंगे अगर उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो एक जैसा बराबर हो, है ना। तो ऑब्वियस ही बात है कि रेशियो बराबर होगा तो मतलब एक छोटा हो सकता है एक बड़ा ट्रायंगल हो सकता है, लेकिन रेशियो बराबर होगा। तो एक तो रेशियो इंपॉर्टेंट होता है सिमिलरिटी के लिए, दूसरी चीज करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे, है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे यानी कि तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो एक बराबर, तो ट्रायंगल हमारे सिमिलर होते हैं। तो ये हमारे पास सिमिलरिटी की कंडीशंस हैं। अभी हमने कोई भी क्राइटेरिया नहीं पढ़ा, लेकिन दो बातें हैं कि भैया करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में बोले, इक्वल रेशियो में बोले। हालांकि क्वेश्चंस हमें ऐसे बहुत देखने को मिल जाते हैं जो चीज हमें, वैसे तो साइड्स के रेशियो पर भी ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कभी भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर पता है तो हम वहां से क्या क्या चीजें
इक्वल प्रोपोर्शन में बोल सकते हैं। सबसे पहला हमें पता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में होंगी, ये तो बिल्कुल क्लियर है। ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर। इसके अलावा और क्या क्या चीजें इक्वल प्रोपोर्शन में हो सकती हैं? करस्पॉन्डिंग साइड्स तो इक्वल प्रोपोर्शन में है ही है। हाँ, एंगल से इक्वल होंगे, मैं सिर्फ साइड और इनके बेसिस पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक ये है और एक हमारे पास ये है, ये आपके पास ए बी सी है और ये आपके पास पी क्यू आर है ना। केवल करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं होती, करस्पॉन्डिंग मीडियंस भी इक्वल प्रोपोर्शन में होती है। अगर मैं इसकी मीडियन ए एम ड्रॉ कर दूं, इसकी मीडियन पी एन ड्रॉ कर दूं, है ना, तो ये भी इक्वल प्रोपोर्शन में होती है। ए एम इक्वल टू पी एन, है ना। अगर मीडियन के बदले मैं यहां पर एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दूं फॉर एग्जांपल, है ना, कि यहां पर एल्टीट्यूड होता, तो एल्टीट्यूड भी इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर और इस ट्राइंगल का पेरीमीटर ये भी इक्वल प्रोपोर्शन में, यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये भी इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे। तो यहां से फायदा ये होता है कि अगर हमें कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दे दे, एक का पेरीमीटर दे दे, दूसरे का पेरीमीटर हम डायरेक्टली बता सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या याद रखेंगे, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो केवल करस्पॉन्डिंग साइड्स ही नहीं प्रोपोर्शनल होती, करस्पॉन्डिंग मीडियन, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, करस्पॉन्डिंग पेरीमीटर, ये सब इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं, ये सारे इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज में डायरेक्टली मिल जाता है, ठीक है। एक चीज जो डिलीटेड है लेकिन अब पढ़ा है तो उसको हम यहां पर देख सकते हैं कि अब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पेरीमीटर इक्वल प्रोपोर्शन में है, व्हाट अबाउट एरिया, क्या एरिया भी इक्वल प्रोपोर्शन में होता है? तो एरिया साइड्स के प्रोपोर्शन में नहीं होता, लेकिन साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो कोई भी रेशियो ले लो, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, इन सब के ए बी अपॉन पी क्यू इसके रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। अब ये भले ही क्वेश्चन ना देखने को मिले, है ना, लेकिन इन जनरल हमें ये बात पता होनी चाहिए कि भैया अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में, करस्पॉन्डिंग मीडियंस इक्वल प्रोपोर्शन में, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, करस्पॉन्डिंग पेरीमीटर एंड रुकने के बाद एरियाज का जो रेशियो है करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ये बात क्लियर है, दिमाग में इसको बैठा लेना इसको बढ़िया तरीके से, कभी भी क्वेश्चन मिलेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, यहां से अब शुरुआत हो जाती है और इंपॉर्टेंट है कि इसका प्रूफ भी पूछा जाता है। और प्रूफ अक्सर आता कैसे है कि भाई एक क्वेश्चन उससे रिलेट कर देते हैं, ठीक है। यहां पर लिख दिया है कि प्रूव दैट, और ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। बेसिक मैथ्स में आया है, सेम क्वेश्चन स्टैंडर्ड मैथ में भी आया था, बस अंतर था ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये बदल दिया था, ये प्रूफ करवाया, ये क्वेश्चन दूसरा दे दिया था उसमें, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ठीक है। और उसके बाद हमें ये प्रूफ करना है कि फाइंड ईसी, यहां पर ईसी फाइंड करना है इफ एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी है यूजिंग द अबव थ्योरम, उस थ्योरम को यूज करके, ठीक है। तो चलो कैसे करेंगे, कुछ आइडिया, एक रफ आइडिया बताओ कि जब हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को प्रूव करते हैं तो क्या क्या चीजें हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि बिना याद नहीं कर सकते। क्या क्या कंस्ट्रक्शन? हम्म
CD को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ओके, बढ़िया। तो हमने एक सेकेंड इसको हटा दे, एक अच्छा सा ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हमारे पास ABC है। हमें गिवन है इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। हमने एक लाइन ड्रॉ करी है आपके पास DE, ठीक है, ये आपके पास DE है और गिवन है कि DE जो है आपका वो पैरेलल टू BC है, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC होगा, ठीक है। AD अपॉन में DB मस्ट बी इक्वल टू AE अपॉन में EC, ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, बोलो, B को ज्वाइन किया हमने, सॉरी, ज्वाइन किया हमने BE को, ठीक है, मिला देते हैं, ये हमने BE को ज्वाइन कर दिया। दूसरा CD को भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ज्वाइन BE एंड CD। इसके अलावा क्या किया हमने, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहां से, D से हमने इस पर ड्रॉ DM, ठीक है, DM परपेंडिकुलर टू AE, ठीक है, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AE एंड, दिख तो रहा है ना इसमें, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसको टाइम ज्यादा है ना, ठीक है। तो यहां पर ड्रॉ एक ये कर दिया, दूसरा EN परपेंडिकुलर टू AC कर दिया, EN परपेंडिकुलर टू हमने AD कर दिया, ठीक। तो अब क्या करेंगे, एक ट्रायंगल हमारे पास ऊपर वाला ADE ले लिया, ठीक है। अगर मैं यहां से ट्रायंगल ADE का एरिया देखूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE की बात करूं, तो क्या हो जाएगा, ADE का एरिया दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो मैं बेस AD को ले लूं अगर, है ना, देखो जो बेस लेते हैं उसके रिस्पेक्ट में हाइट देखते हैं, तो AD बेस के रिस्पेक्ट में हाइट क्या हो जाएगी, EN हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास BDE लिया, ठीक है, BDE लिया। यहां पर अगर मैं बेस BD को लेता हूं, क्या लेता हूं, बेस BD को लेता हूं, तो BD बेस के रिस्पेक्ट में हाइट कितनी है, यहां पर EN है, तो BD के रिस्पेक्ट में EN हमारे पास में हाइट है। अब मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं अगर, इन दोनों का रेशियो ले लूं अगर, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, रेशियो लेने से वाइट आ रही है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन BDE क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE कितना हो जाएगा आपके पास, AD अपॉन में BD बच जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल, EN से EN कैंसिल। इसी तरीके से हम और क्या देख सकते हैं, ADE का एरिया लिया, हाँ, और दूसरा CDE को ले लिया, ठीक है।
यानी कि अगर मैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई लिखूं और डिवाइड में एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई लिखूं तो ये हो जाएगा 1/2। बेस इस बार एई ले लिया, हाइट इस केस में क्या हो जाएगी, डीएम हो जाएगी। ठीक है, और नीचे पर 1/2 बेस यहां पर इस बार ईसी को ले लेंगे, हाइट यहां पर क्या हो जाएगी, डीएम हो जाएगी। ये कैंसिल, ये आपके पास एई अपॉन में ईसी आ गया, है ना। अब सब कुछ तो ठीक है, बस दिक्कत ये है कि एरिया ऑफ एडीई भी सेम है और यहां पर भी एरिया ऑफ एडीई है। बीडीई और सीडीई ये दो डिफरेंट ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। अगर ये हमें पता चल जाए कि बराबर है तो हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं। अब यहां पर हम क्या देख पाते हैं कि डीई पैरेलल टू बीसी है और दो सेम पैरेलल्स के बीच में अगर मैं दो ट्राइंगल बना रहा हूं, एक है डीबीई और एक है डीसीई, तो एक सिंपल सी बात है, अगर मैं हमेशा बेस डीई को मानूं तो हाइट हमेशा ये वाली हाइट मानी जाएगी, है ना, हाइट तो ये मानी जाएगी। तो एरिया ऑफ डीबीई निकालूंगा तो बेस इंटू में हाइट आएगा, एरिया ऑफ डीसीई निकालूंगा तो बेस इंटू में हाइट आएगा। बेस सेम है, हाइट भी सेम होगी क्योंकि पैरेलल लाइन है तो हाइट सेम, तो एरिया डीबीई डीसीई दोनों सेम आएंगे। यानी कि हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि सिंस ट्राइंगल डीबीई एंड ट्राइंगल सीडीई lie between common parallel, hence their area will be same, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबी हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडी के बराबर। अब जब ये दोनों हमारे सेम हो गए तो दो इक्वेशंस थे आपके पास, एक इक्वेशन फॉर एग्जांपल ये 1 हो गया, ठीक है, दिस वन इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या बोल सकते हैं कि एडी अपॉन में डीबी जो होगा वो एई अपॉन में ईसी के इक्वल होगा। ठीक है, एडी अपॉन में डीबी एई अपॉन में ईसी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या था, यहां पर था कि भाई गिवन है कि एडी अपॉन में डीबी इक्वल टू है एई अपॉन में ईसी के। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है ईसी को फाइंड करना है। तो ये तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि ये 2/6 हो गया। ठीक है ना, यहां से इन या लिख सकते हैं एडी मेरे पास 2 है, डीबी हमारे पास में 6 है, एई हमारे पास में यहां पर 3 है। ठीक है, और ईसी हमें फाइंड करना है। तो ईसी बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा सर, 2 3 6 3 3 9, ये आना चाहिए ना। हाँ, ईसी बराबर 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, ठीक, तो एक तो ये हमने इस तरह से कर लिया, आ गया समझ में। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम सिर्फ इतना ही नहीं हमें सिखाती है ना, कोई भी क्वेश्चन है उसके सब केसेस बड़े इंपॉर्टेंट है ना। बुक में लिखा है कि भाई सिमिलर ट्राइंगल है तो ऐसा ऐसा होता है, लेकिन हमें सब केसेस ये भी देखा कि भाई मीडियंस भी इक्वल होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, एलटीट्यूड भी प्रोपोर्शनल होते हैं, पेरीमीटर प्रोपोर्शनल होते हैं। इसी तरह अब यहां पर क्या सब केसेस बन सकते हैं। ठीक है, ये जो चीज है ये हमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से पता चलती है कि एडी अपॉन में डीबी अगर वो पैरेलल है तो ऐसा ऐसा होगा। अब हम ये कहें कि दो रेशियो अगर बराबर है
तो इनका रेसिप्रोकल भी बराबर होगा, यानी कि मैं dB अपॉन में AD इक्वल टू EC अपॉन में AE भी लिख सकता हूं, ये भी इक्वल होगा। दोनों साइड पे 1 ऐड कर दूं तो dB अपॉन में AD प्लस 1 इक्वल टू इस। वैसे ये चीज हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से भी प्रूव कर पाएंगे, ऐसा चाहिए नहीं कि मुझे केवल ऐसे ही करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ये प्रोसेस काफी ज्यादा हम बोल सकते हैं कि हो सकता है कि पेपर में पहले ये प्रूव करवाए, उसके बाद हमें यहां पर जैसे AD दे दिया और सीधे AB दे दे, AE दे दे और आपसे AC पूछ ले। तो ये सब केस है हमारे पास कि भाई अगर मैं इनका रेसिप्रोकल लेता हूं और दोनों साइड पर अगर मैं यहां पर 1 ऐड कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, dB प्लस में AD अपॉन में AD, और ये बन जाएगा आपके पास EC प्लस में AE अपॉन में AE। तो dB प्लस में AD क्या बन जाएगा, AD नहीं AB बन जाएगा, और ये रहा AD, और ये रहा आपके पास AC, ये रहा आपके पास में AE, यानी कि AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AE होगा। अगर ये इक्वल है तो उसका रेसिप्रोकल भी इक्वल, यानी कि हम लिख सकते हैं कि छोटी बटे पूरी, है ना, छोटी बटे में उसकी पूरी साइड बराबर होगी इसकी छोटी और इसकी पूरी साइड के रेशियो के। ये भी हमारे पास एक रिजल्ट के फॉर्म पर है ना, कि सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि भाई AD बटे DB AE बटे EC के बराबर है, हम ये भी बोल सकते हैं, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि हमें BPT थ्योरम क्या क्या चीजें सिखा रही है। BPT थ्योरम हमको ये भी बता रही है कि अगर ट्राइंगल हमारा ऐसा है और ये हमारे पास DE साइड है, ये ABC है, तो इफ DE आपका पैरेलल टू BC है तो एक तो AD बटे में DB बराबर में AE बटे में EC होगा, पहली चीज। दूसरी चीज AD बटे में पूरा, AD बटे में AB का रेशियो AE बटे में पूरा, AE बटे में AC के बराबर होगा। एक तो ये दूसरा रिजल्ट, और तीसरा रिजल्ट क्या बन सकता है, तीसरा रिजल्ट ये बन सकता है कि इसका अपॉन पूरा अगर बराबर है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि DB अपॉन में AD AB, DB अपॉन में AB बराबर में EC अपॉन में AC भी हो जाएगा। अब कोई भी रेशियो पूछ ले, है ना, हमको ये पूछ ले पूरा दे करके या पूरा दे करके ये पूछ ले, कैसे भी क्वेश्चन पूछे, इन तीन केसेस में से किसी से बाहर नहीं जा पाएगा, है ना। या तो सिंपल पूछेगा, या तो इतना दे करके पूरी लेंथ पूछ लेगा, या तो ये लेंथ दे करके पूरी लेंथ पूछ लेगा। तो बस तीन केस यहां पर बनते हैं, तो तीनों के तीनों हमें ऐसे दिमाग में रहने चाहिए। ठीक है, क्लियर है, आगे समझ में। ठीक है, अब दूसरा है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसका प्रूफ बहुत जनरल नहीं पूछते, है ना, मतलब बहुत रेयर ऑफ रेयर में पूछ ले, लेकिन प्रूफ है बहुत इजी, है ना। तो फिर भी एक बार को दिमाग में रख लेते हैं, है ना। कन्वर्स क्या है कि भाई अगर हमारे पास ट्रायंगल ABC है और ये कोई पॉइंट हमारे पास D और E है, अगर हमें ये दे दिया जाए, पहले क्या दिया था कि DE BC के पैरेलल है, तो हम कहते थे कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC होगा। इफ हमें गिवन हो कि AD अपॉन DB, AD अपॉन में DB इक्वल टू है AE अपॉन में EC के, देन वी कैन सी दिस लाइन DE मस्ट बी पैरेलल टू BC। DE जो होगी वो पैरेलल टू BC हो जाएगी। कन्वर्स यानी कि पहले पैरेलल दिया, रेशियो बराबर दिखाया हमने, अब रेशियो बराबर अगर होगा तो लाइन पैरेलल होंगी। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने का तरीका क्या होता है, सिंपल तरीका ये है कि लेट सपोज ये तो हमें गिवन है,
हमने सपोज कर लिया कि डीई बीसी के पैरेलल नहीं है, डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी, हमने ऐसा सपोज कर लिया। अब जब पैरेलल नहीं है तो हमारे पास एक इंडिपेंडेंस आ गई कि हम पैरेलल खींच सकते हैं। तो हमने एक लाइन खींची थी जिसको मैंने बोल दिया कि ये ई डैश है। अभी हमने क्या बोला, हमें प्रूव करना है कि डीई बीसी के पैरेलल है, लेकिन हम इसको कैसे प्रूव कर रहे हैं, हम इसको एक कॉन्ट्राडिक्टरी अप्रोच से प्रूव कर रहे हैं कि सपोज कर लो कि पैरेलल नहीं है। अगर ये पैरेलल नहीं है तो एक लाइन तो खींच सकते हो ना जो इसके पैरेलल होगा। तो हमने लेट ड्रॉ डीई डैश पैरेलल टू बीसी। जहां आपने डीई डैश पैरेलल टू बीसी खींच लिया, देन बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम क्या बोल सकते हैं कि एडी अपॉन में डीबी, एडी अपॉन में डीबी मस्ट बी इक्वल टू एई डैश अपॉन में ई डैश सी, एई डैश अपॉन में ई डैश सी बोल सकते हैं ना। लेकिन हमें गिवन क्या है कि एडी अपॉन डीबी तो एई अपॉन ईसी के बराबर है, यानी कि ये रेशियो इसके बराबर है। तो इसको मैं यहां पर लिख सकता हूं, मतलब कि एई अपॉन में ईसी इक्वल टू एई डैश अपॉन में ई डैश सी। अब क्या दिख रहा है, यानी कि एई डैश अपॉन ई डैश सी बराबर है एई अपॉन ईसी। या तो यहीं से बोल दो कि ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ई और ई डैश कोइंसिडेंट हो, या दूसरा तरीका ये है कि इसमें हमने दोनों साइड पर दूसरा तरीका क्या है कि हमने एई अपॉन में ईसी इधर भी +1 कर दिया और इधर एई डैश अपॉन में ई डैश सी इधर भी +1 कर दिया। तो ये हो जाएगा आपके पास एई प्लस में ईसी अपॉन में ईसी, और ये हो जाएगा एई डैश प्लस में ई डैश सी अपॉन में ई डैश सी। ऊपर की क्वांटिटी सेम आएगी एसी अपॉन में ईसी, यहां पर भी सेम आ जाएगा एसी अपॉन में ई डैश सी। जब न्यूमरेटर सेम हो, और डिनोमिनेटर तो अलग नहीं हो सकते ना, अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर मस्ट बी सेम, दैट मींस ईसी शुड बी इक्वल टू ई डैश सी। हेंस ई एंड ई डैश आर नॉट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आपके नहीं है, आर नॉट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दैट मीन्स ई एंड ई डैश आर कोइंसिडेंट। कैसे पॉइंट होंगे, कोइंसिडेंट हो जाएंगे। और अगर ये पॉइंट कोइंसिडेंट हो गया तो मीन्स क्या हो गया कि एई जो आपके पास है वो पैरेलल टू बीसी हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा कि हमने तो पैरेलली खींचा हुआ है ना एई को, सॉरी एई डैश, एई डैश तो हमने पैरेलल खींचे, सॉरी एई बोल रहा हूँ, क्या कुछ गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, क्या लिख दिया मैंने, सही तो लिखा, कहाँ पे, हाँ हाँ हाँ, ई एंड ई डैश आर नॉट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो अगर डिस्टिंक्ट नहीं है तो यहां से क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डीई पैरेलल टू बीसी हो गया ना, है ना। हेंस हेंस डीई मस्ट बी पैरेलल टू बीसी। या ये भी लिख सकते हो कि हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, है ना, क्योंकि जब हम कॉन्ट्राडिक्टरी अप्रोच का यूज कर रहे होते हैं तो हमें पहले वो भी लिखना है ना। यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस आवर assumption is wrong and जो बी ई है
डीई सॉरी डीई जो है वो पैरेलल टू बीसी होगा, ठीक है। तो ये कन्वर्स है, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना। जैसे सिंपल यहाँ पर ईसी फाइंड करना है ना। हमारे पास डीई पैरेलल टू बीसी गिवन है, डीई पैरेलल टू बीसी गिवन है, और एडी पता है, बीडी पता है, ईसी फाइंड करना है। क्या हो जाएगा आंसर? 2 नहीं होगा, ये 1.5 का ये डबल है हमारे पास 2, तो 1 का डबल होगा ये भी 2, है ना। यानी कि 1.5 अपॉन में 3 मस्ट बी इक्वल टू 1 अपॉन में ईसी। तो ईसी हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल PQR एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। गिवन है कि जो PF अपॉन में SQ है वो PT अपॉन में TR के बराबर है। तो प्रूव, और गिवन है साथ में कि PST PRQ के बराबर है। तो हमें प्रूव करना है कि PQR एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो कैसे करेंगे इसको? ST और QR पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है, के बराबर हो जाएगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। ये एंगल इसके बराबर, एंगल T एंगल R के बराबर हो जाएगा, एंगल T एंगल R के, ठीक है। और फिर दोनों का प्रोपोर्शन सेम होगा, नहीं सेम प्रोपोर्शन देगा। मतलब सही अप्रोच है ना। बस एक चीज ध्यान दो कि ये दोनों आपस में बराबर है ना। तो अगर ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो दो एंगल बराबर तो आइसोसेलेस प्रूव करना है ना। तो हमें पता है कि सिंस यहां पर PS अपॉन में SQ इक्वल टू PT अपॉन में TR है, तो लिख सकते हैं कि हेंस बाई कन्वर्स ऑफ BPT, है ना, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्या बोल सकते हैं कि जो ST है वो मस्ट बी पैरेलल टू QR हो जाएगा। ST पैरेलल टू QR, और ST अगर QR के पैरेलल है तो यहां से एंगल PST मस्ट बी इक्वल टू एंगल आपके पास FQT SQR, ओके। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। कैसे एंगल हो जाएंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। चलो, अब करस्पॉन्डिंग एंगल है, हमें पता है कि एंगल PST जो है वो बराबर है PRQ के, है ना। PRQ के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल SQR बराबर में एंगल PRQ। तो ये दोनों एंगल्स अगर हमारे सेम हो गए तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि सिंस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इट मीन कि एंगल Q की अपोजिट साइड PR बराबर होगी एंगल R की अपोजिट साइड यानी कि PQ के, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड अगर बराबर है तो अपोजिट एंगल बराबर होंगे, अपोजिट एंगल्स बराबर तो उनके अपोजिट साइड भी बराबर होंगी। तो यहां से PR आपके पास PQ के बराबर। अब जब PR PQ हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं कि PQR एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ठीक है। लिख सकते हैं ना कि हेंस ट्रायंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, क्लियर है। ट्रायंगल चैप्टर ऐसा है कि मतलब क्वेश्चन एनसीईआरटी की भी आप ठीक तरीके से सारे लगा लो, तो मतलब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि किसी इधर उधर कोई बुक से क्वेश्चन है, क्योंकि स्टैंडर्ड मैथ में क्वेश्चन बाहर से आते हैं, ठीक है। हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इस पर्टिकुलर बुक से आएगा, इससे आएगा। एक बात तय है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लगा करके बैठोगे तो क्वेश्चन हर हाल में मिल ही जाता है ना। 95% चांस है कि क्वेश्चन आया होगा प्रीवियस ईयर में, और
5% अगर क्वेश्चन दूसरा भी पूछा गया तो वो ऐसा होगा कि ज्यादा से ज्यादा डिजिट चेंज होगी या कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, जैसे भी कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं तो भले ही उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से लिख करके फॉर्म कर देगा, कुछ सिनेरियो बना देगा, उससे बना देगा, और कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। मतलब ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्वेश्चन हो सकता है कि बिल्कुल ऐसा ना दिखे कि अच्छा ये सेम टू सेम एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन को किसी भी सिचुएशन से रेट करके पूछ लेगा। लास्ट ईयर का सैंपल पेपर सॉल्व किया, इस बार का सैंपल पेपर सॉल्व किया पूरा, समझ में आया? उसमें तो कैसा लगा वो सैंपल पेपर इस बार का, कैसा था? मतलब हाँ, पहली बार में, दूसरी बार करने पे समझ में आ गया था, ठीक है। और इसी बार का सैंपल पेपर देखा, लास्ट ईयर का सैंपल पेपर देखा था? अच्छा, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, कैसा लगा था? वो भी ऐसे ही था, पहली बार में नहीं बना तो दूसरी बार में आ गया था, है ना? ठीक है, तो इसलिए कम से कम हर वीक में एक ट्राई करो कि एक वीक में एक पेपर लगाना है, ठीक है। तो अगर एक वीक में एक पेपर लगाते हो तो बोर्ड्स का पेपर कब पढ़ रहा है? 10 मार्च को पढ़ रहा है, ठीक है। 15 फरवरी के बाद ऑटोमेटिक हम कुछ और पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन अगर 15 दिसंबर से फॉर एग्जाम्पल हम कैलकुलेट करें, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी, हमारे पास टोटल 60 डेज हैं, ठीक है। और अगर हम इन जनरल 4 वीक मान के चलें तो हमारे पास 8 हफ्ते हैं। 8 वीक में हम 8 पेपर जरूर लगा सकते हैं, पूरे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ये 8 पेपर्स आप कौन से लगा सकते हो कि कोशिश करो कि 2022 के बाद के क्वेश्चन पेपर ही लगाओ। 2022 से लगा करके 2024 तक में डिफरेंट डिफरेंट सेट आए हैं, हर सेट का क्वेश्चन पेपर अलग है ना। तो 2022 से 24 के अंदर टोटल हर साल 4 सेट आते हैं, 4 या 3। अगर मैं 3 भी बोलूंगा तो 3 आते हैं, तो 2 साल में तकरीबन कितने हो गए? 22 में 9 सेट आए हुए हैं, तो 9 सेट वो हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है। तो 8 पेपर लगाने, 9 सेट ऐसे ही मिल जा रहे हैं, तो ऐसे पेपर लगा लो 22, 23, 24 का काफी हो जाएगा। मतलब कॉन्फिडेंस लेवल जो इस लेवल पे आ जाएगा ना, और बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बैंक है, उस क्वेश्चन बैंक में एक एक सेट है हर साल का, कि 2-3 सेट भी है? 2-3 सेट है ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं करने पड़ेंगे। तो कर लो फिर उसको, तो बहुत ही बढ़िया। कौन सी बुक है ये वाली? ये शिवदास वाली बुक है ना? हम्म, ठीक है, फिर तो उसमें बढ़िया चीज है कि अगर कोड सही है, 2020 का एक कोड ये दिया है, 2020 तो पुराना हो जाएगा, सही है। सारे सेट हमारे पे 2-3 सेट है, सेट 3 है, सेट अच्छा है। तो मतलब टोटल 9 पेपर, 8 पेपर लगा लोगे, एक हफ्ते में एक कर लिया बहुत है ना। लेकिन एक हफ्ते में एक करने का मतलब आप समझ रहे हो, बाकी सब्जेक्ट भी तो है, उसके भी करने पड़ेंगे ना। कोई नहीं, धीरे धीरे कोशिश करो मैनेज करने की, अगर कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। नहीं तो कम से कम 5 तो लगाओ, कम से कम 5 तो करो। ये क्वेश्चन है, एल एम पैरेलल टू सी बी है, एल एम पैरेलल टू सी बी है, एल एन पैरेलल टू एल एन पैरेलल टू सी डी है। हमें प्रूव करना है कि ये ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू, सॉरी, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन में ए डी होगा, ठीक है। तो यहां पर 2 ट्राइंगल तो हमें दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल आपके पास ए सी डी है, और ए सी डी ट्राइंगल में हमें पता है कि एल एन जो है वो पैरेलल टू सी डी है। और अगर एल एन सी डी के पैरेलल है तो इसका मतलब है कि ए एन अपॉन में एन डी जो होगा वो इक्वल टू होगा ए एल अपॉन में एल सी के, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ट्राइंगल यहां पर ए सी बी को ले लेता हूं, ट्राइंगल ए सी बी को ले लेता हूं, तो यहां पर एल एम जो है वो आपका पैरेलल टू बी सी है। एल एम क्या है हमारे पास? बी सी के पैरेलल है। तो इधर पे सेम चीज हम क्या देख पा रहे हैं कि ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन में एल सी इक्वल टू
AM अपॉन में MB हो जाएगा। ऐसा क्यों बोल पाए? बिकॉज ऑफ बीपीटी थ्योरम, है ना। इधर AL अपॉन LC है, इधर भी AL अपॉन LC है, दोनों को 1 and 2 अगर इक्वेशन हम बोल दें तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि AN अपॉन में ND बराबर में AM अपॉन में MB। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, जो मैंने अभी बताया था कि AN अपॉन ND तो प्रूव कर लिया, हमें प्रूव क्वेश्चन में करना है AM अपॉन में AB, यानी कि इसके डिवाइड में पूरा और इसकी डिवाइड में पूरा। तो वो प्रोसेस जो मैंने बताई थी ना कि ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास में है इसका रेसिप्रोकल कर दो। ये स्टेप होने चाहिए, दिमाग में याद होने चाहिए कि जब मुझे इसका पूरा मतलब कि छोटे डिवाइड में बड़ा हो, छोटे से डिवाइड में बड़ा हो, तो पहला काम मुझे ये है कि पहले रेसिप्रोकल ले लेना है, यानी कि ND अपॉन में AN को इक्वल टू लिख सकते हो MB अपॉन में AM के, फिर दोनों में 1 ऐड कर दो, ND अपॉन में AN, ND अपॉन में AN प्लस 1, और यहां से MB अपॉन में AB, MB अपॉन में AB प्लस 1। ठीक है, हाँ जी, MB अपॉन में AM होना चाहिए था, AM होना चाहिए था। ठीक है, ओके, यहाँ पर MB अपॉन में AM होना चाहिए और प्लस में 1। ये बन जाएगा आपके पास ND प्लस में AN डिवाइड में आपके पास AN, ये हो जाएगा MB प्लस में AM डिवाइड में आपके पास AM। ये बन गया आपके पास AD अपॉन में AN, और ये बन गया आपके पास AB अपॉन में आपके पास AM। AD अपॉन में AN इक्वल टू AB अपॉन में AM। ठीक है, रेसिप्रोकल वापस से कर दो, तो AN अपॉन में AD मस्ट बी इक्वल टू AM अपॉन में AB भी लिख सकते हो। इन केस में टाइम कम बचे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि भाई अगर हमें प्रूव ही करना है तो यहां तक आने के बाद जो हमने ये वाला हिस्सा प्रूव किया, यहां तक आने के बाद ये भी लिख सकते हो कि सिमिलरली वी कैन प्रूव कि टाइम कम बचा, हमें लिखना है तो हमने इसको सीधे लिख दिया कि रेशियो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम दिस अपॉन दिस, पूरा भी लिख सकते हो, मतलब इन केस में अगर टाइम कम बचे, अदरवाइज ये पूरे स्टेप हमें लिखने पड़ते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल पैटर्न पर है, सैंपल पेपर 2023 बेसिक मैथमेटिक्स में आया हुआ था। बेसिक मैथ में तो अक्सर क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से मिल जाते हैं, स्टैंडर्ड मैथ में थोड़ा सा बाहर से दे देता है। तो ये क्वेश्चन इजीली हम कर सकते हैं क्योंकि हमें गिवन है कि डीई आपका एसी के पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो यहां पर बीपीटी लग जाएगी कि बीई अपॉन में ईसी बराबर बीडी अपॉन में एडी। और सिमिलरली दूसरा हमको गिवन है कि जो डीएफ है वो एई के पैरेलल है, तो बीएफ अपॉन में एफई इक्वल टू बीडी अपॉन में एडी, तो ये दोनों को इक्वल करके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी सिंपल उसी पैटर्न पर बेस्ड है, यहां पर हमें पैरेलल शो करना है, ईएफ पैरेलल टू क्यूआर। यहां पर हमें पता है कि ये इसके पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो हम सिंपल लिख सकते हैं कि पीई अपॉन में EQ जो होगा वो बराबर होगा PD अपॉन में DO के, PD अपॉन में DO के। और इसी तरह DF पैरेलल टू OR है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि PD अपॉन में DO इक्वल टू होगा PF अपॉन में FR के। ये दोनों सेम है, दोनों के कॉम्बिनेशन से PE अपॉन में EQ को बराबर लिख सकते हैं PF अपॉन में FR के। और जब ये अपॉन ये है, दिस अपॉन दिस है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी,
बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोल सकते हैं कि EF पैरेलल टू QR होगा, EF मस्ट बी पैरेलल टू QR होगा। ठीक है, आगे बात समझ में, इजी है। चलो यहां पर पैरेलल ट्रेपेजियम पर बेस्ड है ये क्वेश्चन, आगे पर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का यूज करके भी कर सकते हैं। यहां पर गिवन है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है विद AB पैरेलल टू DC है। ठीक है, E and F are the points on the non-parallel side AD and BC respectively such that EF is parallel to AB। हमको दे दिया है कि EF आपका AB के पैरेलल है, तो प्रूव करना है कि AE अपॉन में ED जो होगा वो BF अपॉन में FC के बराबर होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस क्वेश्चन में कुछ आइडिया? किसको? DB और AC दोनों को ज्वाइन करने की नीड नहीं है, एक ही को ज्वाइन कर लो काम हो जाएगा, है ना। अगर मैं सिर्फ एक को ज्वाइन कर देता हूं, ये पॉइंट हमारे पास कोई G बन गया, है ना, ये पॉइंट हमारे पास G बना, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ये पूरा AB के पैरेलल है, यानी कि सबसे पहली बात तो अगर EF पैरेलल टू AB है और अगर AB पैरेलल टू CD है, तो इसका मतलब है कि EF भी CD के पैरेलल होगा। पहली बात तो EF भी CD के पैरेलल होगा, पैरेलल के पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो EF अगर CD के पैरेलल है तो इट मींस EF का छोटा पार्ट EG है, यानी कि हमें पता हो गया कि EG पैरेलल टू CD होगा। और अगर EG पैरेलल टू CD है तो ट्रायंगल ADC में, ट्रायंगल ADC में AE अपॉन में ED, AE अपॉन में ED मस्ट बी इक्वल टू AG अपॉन में GC, AG अपॉन में GC। ये बात क्लियर है? इसी तरीके से ट्रायंगल CBA में, CBA में यहां पर ये भी इसी का पार्ट है, यानी कि जो GF है, जो GF है वो पैरेलल टू AB होगा। उसका मीनिंग क्या हुआ कि C, अब उल्टा देख रहे हैं हम यहां से कि CF अपॉन में FB, CF अपॉन में FB मस्ट बी इक्वल टू CG अपॉन में GA। अगर ये रेशियो बराबर तो उनका रेशिप्रोकल भी बराबर होगा, यानी कि BF अपॉन में CF मस्ट बी इक्वल टू GA अपॉन में CG। अब जरा कुछ कॉमन दिख रहा है ना, GA अपॉन CG, GA अपॉन CG, तो AE अपॉन ED मस्ट बी इक्वल टू BF अपॉन CF। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, what we get? AE upon ED, AE upon में ED must be equal to BF upon में FC, BF upon में FC। अच्छा, ये भी पूछ सकता है, तो ये भी प्रूफ करवा सकता है हमसे कि AE अपॉन में AD पूरा, है ना। सेम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि AE अपॉन में ED BF अपॉन में BC के बराबर होगा। ये भी हमसे सेम प्रूफ करवाया जा सकता है। ठीक है, नोट कर लो। नोट के अभी तो चलो अब एक साथ ही करना है इसको बाद में, ठीक है। ठीक है, यहां पर लिखा है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स AB एंड AC ऑफ अ ट्रायंगल ABC एट D and D रिस्पेक्टिवली, तो ये तो वही हो गया। हाँ, मतलब BPT थ्योरम का ही सब पार्ट है कि AD अपॉन में AB इक्वल टू AE अपॉन AC। ये क्वेश्चन NCERT का है, आगे जाकर के उसको प्रूव भी करवाया गया था। ठीक है, मतलब ये एक चीज अपन ने अभी प्रूव कर ली थी स्टार्टिंग में, वही चीज है, इसको एज अ क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पर। अब बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की। तो
सिमिलरिटी के क्राइटेरिया कौन कौन से? एक तो हमारे पास है पहला क्राइटेरिया एस एस एस, एस एस एस। दूसरा क्राइटेरिया ए ए ए, ठीक है। तीसरा क्राइटेरिया ए एस ए। बताओ, भूल गए सब? एस एस, एस एस एस, ए एस एस, बस यही है। अच्छा, हमें ये बात तो पता ही है कि दो एंगल बराबर है तो ऑटोमेटिक तीसरा बराबर हो जाता है, तो हम ए को चाहे तो ए क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं कि भैया दो एंगल अगर दो ट्राइंगल्स के सेम है तो वो ट्राइंगल सिमिलर होगा। तो समझ में वही वाली बात है कि एस 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 का मतलब क्या हुआ कि दो ट्राइंगल तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल प्रोपोर्शन में है तो इट मींस कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे और ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ए का मतलब है कि तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर बराबर है या दो भी बराबर है तो तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में होंगी तो ट्राइंगल सिमिलर होगा। एस का मतलब क्या हुआ कि अगर दो ट्राइंगल की दो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में, यानी कि ए बी और यहां से मान लो डीई इक्वल टू है ए सी अपॉन में आपके पास डीएफ के। ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, जब भी एस की बात आती है तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर ये रेशियो बराबर है तो इनके बीच का एंगल ही बराबर होना चाहिए। अगर सोचें कि ये वाला एंगल बराबर दे दे तो क्या हो जाएगा? नहीं, केवल बीच वाले एंगल से ही काम बनेगा, यानी कि साथ ही साथ एंगल डी ए सी, सॉरी बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ई डी एफ। तो हम कह सकते हैं कि देन ट्राइंगल ए बी सी मस्ट बी सिमिलर टू ट्राइंगल डीई एफ। क्लियर है? तो आगे बात समझ में, क्राइटेरिया तीन है, एस 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 है, ए है और एस है। ठीक है ना? अब मुद्दे की बात पर आते हैं। ए क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी यहां पर लिखा हुआ है। प्रूफ क्राइटेरिया के करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ नहीं पूछे जाते। ठीक है, यहां पर है कि टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, तो दो ट्राइंगल आपके सिमिलर होंगे। ये पहला हो गया। दूसरा हो गया इसी पर बेस्ड क्वेश्चन जहां पर लिखा है कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस है, देन प्रूव दैट पी ओ क्यू पैरेलल टू एस ओ आर, सॉरी सिमिलर टू एस ओ आर। बिल्कुल पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके बराबर, बिल्कुल ये वाला एंगल इसके बराबर, और तीसरा कौन सा दिख जा रहा है हमें? एक तो ये वाला भी बराबर है, दो से भी इक्वल हो सकता था लेकिन तीनों दिख गया तो कितनी अच्छी बात है। तो तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं। ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। लिखा हुआ है कि इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, then by the angle sum property of triangle their third angle will also be equal। तो वही चीज जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। एस क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी बोल रहा है कि अगर दो ट्रायंगल्स की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल प्रोपोर्शन में है तो तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, हेंस द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ट्रायंगल्स आपके क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया आने से पहले एक क्वेश्चन आ चुका है जिसमें बोल रहा है कि फाइंड एंगल पी। तो बताओ एंगल पी हमारे पास क्या होगा, कितने डिग्री का आएगा? ठीक है, अच्छा पहले मुझे तो बताओ करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी है इसमें? हाँ, मतलब क्योंकि ए बी और आर क्यू का रेशियो बराबर आ रहा है, नहीं मतलब ए बी और आर क्यू का रेशियो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1/2 का आ जाएगा, और वहीं पर बी सी और क्यू आर का रेशियो हमारे पास 1/2 आ जाएगा, है ना? उसके बाद
ये BC रहा, ये रहा QR, सॉरी QP 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 QP। अब ठीक है, QP, और उसके बाद बचा AB BC CA, यानी कि CA अपॉन में PR, है ना, PR RP एक ही बात है। इसका रेशियो 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2। तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो एक जैसे हैं, तो मतलब क्या इक्वल हुआ? ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AB का सिमिलर पार्ट क्या है? PQ है, तो रख दो साथ में PQR। यहीं से देख के बता सकते हो कि ABC सिमिलर टू PQR, BCA सिमिलर टू QPR, CAB सिमिलर टू PRQ। मतलब कोई भी हमें अगर पैटर्न बनाने हैं कि कौन से किसके सिमिलर होगा, तो एक रेशियो को पकड़ लो, तो दो तो मिल गए, तीसरा वाला अपने बाद ही में आएगा ना इसके। तो ABC सिमिलर टू PQR। अब एंगल पता चल जाएंगे, ए पी के बराबर होगा, एंगल ए मस्ट बी इक्वल टू एंगल पी। ए कितना है हमारे पास यहाँ पर? 80 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है? मैंने कुछ गड़बड़ लिखा क्या? हाँ, अच्छा हाँ, थोड़ा सा मैंने गड़बड़ लिख दिया ना। ए बी अपॉन में मैंने, ओहो, 2 बार लिख दिया ना यहाँ तो। ए बी लिखा था, तो यहाँ से RQ लिखना चाहिए। हाँ भाई, बिल्कुल बन रही वीडियो, मम्मी को भेजते हैं तुम्हारी, बीच क्लास में डिस्टर्ब करने आया है। हम्म, तुम बताओ, तुम क्यों साइलेंट बैठे हो? तुम्हारे मार्क्स कितने हैं? मैम ने मेरे कहा कि मेरे मार्क्स 18 अबव आ रहे हैं, अभी 18 आ रहे हैं। ठीक है, चलो बढ़िया। बढ़िया, नाचो। नाचो? मैं नाचूंगा? इतने अच्छे नंबर ले, नाचो अब आप। ठीक है, तो एंगल ए, हाँ इधर पे क्या था? RQP, RQQP PR, ठीक है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा, ठीक है। ओके, एंगल ए और आर, ए हमारे पास आर के बराबर, तो ये हमारे पास 80 डिग्री हो जाएगा। और ठीक है, बी हमारे पास क्यू के बराबर, बी हमारे पास क्यू के बराबर, तो बी हमारा 60 है, तो ये हमारे पास 60 हो जाएगा। तो 80 + 60 कितना हो गया? 140। और ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 40 डिग्री, है ना। तो उसी तरह ये 40, तो ये भी 40, तो एंगल पी हमारे पास 40 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया। SAS क्राइटेरिया क्या है? लिखा है कि if one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle and its sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar। यानी कि ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल हो फॉर एग्जांपल, और ये वाला एंगल इसके बराबर हो, तो हम कहेंगे कि ट्राइंगल सिमिलर होगा। या ये इसके प्रोपोर्शनल है, ये वाली इसके प्रोपोर्शनल है, तो उस केस में ये वाला एंगल इसके बराबर हो, ठीक है। तो ये हमारे पास SAS क्राइटेरिया हो जाता है। अब SAS क्राइटेरिया में एक सवाल देख लेते हैं, ये वाला लिखा हुआ है कि OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD, सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। क्या शो करना है? एंगल A एंगल C के बराबर होगा और एंगल B एंगल D के बराबर होगा। चलो, तो बताओ कैसे करेंगे? OA अपॉन OC इज इक्वल टू OD अपॉन OB हो जाएगा, ठीक है। ओके, OA इंटू में OB इक्वल टू OC इंटू में OD। तो यहां से OA अपॉन में OC इक्वल टू OD अपॉन में OB हो गया, और वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ये वाला एंगल इसके बराबर, एंगल AOD मस्ट बी इक्वल टू एंगल BOC।
है ना, क्योंकि ओ ए अपॉन में ओ बी है, तो ए ओ डी बी ओ सी लेकर के चलेंगे। लेकिन यहाँ पे तो अभी हमने ओ अपॉन बीसी लिखा है। हाँ, तो फिर वही लेकर के चलेंगे ना, सही बात है। ओ ए अपॉन, मैं ओ बी पढ़ रहा हूँ ना, तो फिर ओ ए अपॉन, अच्छा ये बराबर है ना, तो ए ओ डी को सी ओ बी लिख देंगे, सही है। एंगल ए ओ डी को एंगल सी ओ बी लिख देंगे, मैंने इसको सोचा था, ठीक है। ओ ए अपॉन ओ सी लिखा है हमारे पास, और ओ डी अपॉन ओ बी, ठीक है। तो ये हमारा ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाई एस एस क्राइटेरिया, और एस एस क्राइटेरिया से सिमिलर है, तो एंगल ए एंगल सी के बराबर और एंगल बी एंगल डी के बराबर। क्लियर हो जाएगा। एक तो ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, यानी कि ये हाइट हमारे पास में 3.6 है, और ये जो गर्ल है इसकी हाइट हमारे पास 90 सेंटीमीटर, ध्यान रखना है कि ये मीटर में है सेंटीमीटर में है, तो यूनिट मस्ट बी सेम, तो हम सेम जरूर से करेंगे, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। अच्छा, स्पीड ऑफ गर्ल कितनी है, 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर गर्ल यहां से इधर जा रही है, कितने टाइम पर गई है वो, 4 सेकेंड में। तो बत्ती गुल मीटर चालू, मीटर चालू बत्ती गुल, वेट फॉर द प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड। ये बात है। तो क्या बात है इस सवाल में, ये बात है कि 4 सेकेंड में यहां से यहां तक पहुंच गई है वो, ठीक है। और 4 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, क्योंकि स्पीड हमारे पास में है 1.2 मीटर पर सेकेंड, तो 4 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 1.2 इंटू में 4 यानी कि 4.8 मीटर, यानी कि ये डिस्टेंस हमारे पास में 4.8 मीटर है। हाइट सी डी हमारे पास में 90 सेंटीमीटर है, तो उसको हम 90 अपॉन में 100 कर सकते हैं, यानी कि 0.9 मीटर हो जाएगी। अब हमें पता है कि ये साइड इसके पैरेलल होगी, क्योंकि दोनों लोग दीवार पर, ये लैंप पोस्ट और लड़की दोनों अगर जमीन पर खड़े तो पैरेलल है, दैट मीन्स कि ए बी आपका पैरेलल टू सी डी होगा। तो हमसे क्या पूछा है, शैडो की लेंथ, तो भाई शैडो परछाई आगे चलती है, तो ये लेंथ पूछ रहा है, ये रही उसकी शैडो, ठीक है। तो हमें यहां से क्या पता चल जाएगा, ए बी अगर सी डी के पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं कि एक तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का यूज करके कि भाई दोनों पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ठीक है। यानी कि ट्रायंगल हमारा ए बी ई सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल हमारे पास सीडीई के, ठीक है। ओके, सिमिलर हो गए, तो इसका मतलब ए बी अपॉन में सी डी मस्ट बी इक्वल टू बी डी अपॉन में, अच्छा बी डी लेंगे कि पूरा लेंगे, पूरा लेंगे ना डिस्टेंस, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं आपका पूरा बीई लेंगे ना, पूरा यहां से बीई अपॉन में आपके पास डीई, ठीक है, क्योंकि हम सिमिलर यूज कर रहे हैं। अगर हम बीपीटी थ्योरम बोलते तो हम भले ही दिस अपॉन दिस, लेकिन ये साइड का रेशियो फिर लेना पड़ता, तो ये तो हमें गिवन नहीं है, हमें तो ये पता है, तो इसलिए सिमिलर दिखाना पड़ेगा ना। अब यहां से क्या हो जाएगा, ए बी हमारे पास में 3.6 मीटर है, ए बी हमारे पास में 3.6 है, और दूसरी हमारे पास 0.9 है, और एक साइड हमारे पास में क्या गिवन है आपके पास, बीई को हम लिख सकते हैं 4.8 प्लस में डीई, इसको हम 4.8 प्लस में डीई लिख सकते हैं, अपॉन में डीई लिख सकते हैं। 9 4 जा 36, तो ये 4 बना, और ये बना 4.8 प्लस में डीई अपॉन में डीई, तो यहां से 4 टाइम्स डीई इक्वल टू
4.8 प्लस में आपके पास डीई, तो यहाँ से 3 टाइम्स डीई इक्वल टू 4.8, तो डीई इक्वल टू 4.8 डिवाइड बाई 3, तो 3 बन जा 3, 3 6 18, 1.6 मीटर। शैडो की लेंथ कितनी आ जाएगी? 1.6 मीटर। यही आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो, यही आ रहा था आपका भी, मैंने 4.8 में भी नहीं आया मेरा। ठीक है। तो ये यहाँ पर ऐड होना इंपॉर्टेंट है। चलो, तो कुछ क्वेश्चंस हम इसके अगले उसमें कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसको एज अ होमवर्क पे ट्राई करना। ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड मैथ 2023 में आया था, ठीक है। सॉल्व भी किया होगा, आई थिंक सैंपल पेपर का है क्वेश्चन। उसी तरह ये वाला क्वेश्चन भी आया था स्टैंडर्ड मैथ 2023 में, और ये क्वेश्चन भी, ये तो एक्सरसाइज साइज का है, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन जितने अभी स्लाइड में हैं, इनको एक बार करके लेकर के आना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम अपना कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।